मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं। कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं किरण राघव, जो कि रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल E7 अरोरा कॉलोनी भोपाल के प्रिंसिपल हैं। साथ में मौजूद हैं ऋतिक चौहान, जो कि रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं PCM के छात्र हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आपका भी। सबसे पहला सवाल किरण जी आपसे मैं चाहूंगी, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपने स्कूल के बारे में बताएं। ज़रूर। हमारा स्कूल रेणु विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि हायर सेकेंडरी से ही पता चलता है कि 12th तक है और इसमें सभी विषय हैं। वाणिज्य क्षेत्र है, कला संकाय है, PCM PCB तो है ही साथ में, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम से है ये स्कूल, और ये E7 अरोरा कॉलोनी में स्थित है। बिल्कुल, चलिए ऋतिक से भी बात कर लेते हैं। ऋतिक, आपसे जानना चाहेंगे अपनी हॉबीज के बारे में बताएं, किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ये हम OBC से बिलोंग करते हैं, UP से हैं वैसे बेसिकली। और हॉबीज क्या क्या है आपकी? हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट और वो रीडिंग हैबिट अच्छी है थोड़ी। बिल्कुल, चलिए किरण जी की ओर अब रुख करेंगे और मैं सबसे पहले किरण जी आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निरंतर प्रयास किए जाते हैं कि हर समूह तक और हर क्षेत्र तक हम शिक्षा को पहुंचा सकें, और आपका स्कूल भी इसी तरह के प्रयास में निरंतर जुटा रहता है। आपसे जानना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के किन योगदानों को आप पसंद करती हैं, किस तरह से देखती हैं उन्हें? बंसल ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान कि फ्री में लाइव क्लासेस स्टार्ट करी है उन्होंने। बच्चों को हर सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस है, वो भी फ्री है, तो हर वर्ग का बच्चा उससे बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकता है, लाभ है उसको बहुत आसानी से वो शिक्षा मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा योगदान है इस समूह का। इसके लिए हम उनका अभिवादन भी करते हैं और सभी बच्चों की तरफ से, सभी छोटे बड़े वर्ग की तरफ से उनका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी बोलते हैं। बिल्कुल, और यानी कि इन योगदानों को भी आप खूब सराहती हैं, पसंद करती हैं। चलिए ऋतिक, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूँगी। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में कई सारे योगदान बंसल समूह के रहे हैं और सिंस टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि अच्छे तरह से शिक्षा प्राप्त करें। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? मैम बेसिकली वैसे तो मैम इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा वैसे चल रहा है वो, और टेक्निकली आज अभी जिस टाइम पे चल रहा है इसी, तो इस टाइम में बंसल टेक्निकली बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। मध्य भारत को कवर कर लिया। मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा ही हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को, छात्र को आगे बढ़ा सके और ज्ञान थोड़ा और ज़्यादा प्रोवाइड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और बेसिकली वो स्कॉलरशिप भी देती है, तो उससे ज़्यादा छात्र अच्छे से वो पढ़ सकते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से थोड़ी। बिल्कुल, यानी कि स्कॉलरशिप्स और इस नीति को आप काफ़ी पसंद करते हैं। किरण जी, आपकी ओर मैं रुक करना चाहूँगी। टेक्निकल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, आपसे भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से, जिस आप चूँकि प्रिंसिपल हैं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र के बच्चों को समझती हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि टेक्निकल एजुकेशन को हम हर क्षेत्र में उपलब्ध करा सकें, इसके लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? स्कूलों को जोड़ने के लिए, छोटे बड़े हर वर्ग के स्कूल को जोड़ने के लिए छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करते रहना चाहिए। बच्चों को क्विज़ कंपटीशन है, लाइव है, ऑनलाइन के माध्यम से है, ये सब प्रोवाइड कराते रहना चाहिए। इससे बच्चे हमसे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं और सेमिनार से बच्चे कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं, समझते हैं, तो उनको उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल, चलिए ऋतिक की ओर अब रुक करेंगे। ऋतिक, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का शेड्यूल आप इन दिनों फॉलो कर रहे हैं। सिंस पिछले दिनों कोरोना काल रहा और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय था, फिलहाल शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है? बेसिकली एग्ज़ाम टाइम में मैम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थोड़ी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो फिर हमारे स्कूल वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे से करा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस,
कि मतलब जब नहीं समझ में आता तो आप पर्सनल बात कर सकते टीचर से, तो वो बहुत अच्छे से और अच्छे से समझाने की कोशिश करते थे। और बाकी थोड़ा नेट से सर्च कर लेते जो नहीं समझ में आता था। और बाकी फिर थोड़ा मैडम ने कहा था कि अगर टाइम मिल सके तो स्कूल में आके थोड़ा अच्छे समझ लो टीचर से। और फिर भी नहीं आए तो फिर धीरे धीरे करके लॉकडाउन खुला तो और अच्छे से आ गई थी समझ में। बेसिकली पेपर्स एग्ज़ाम के टाइम पे तो अच्छे से प्रिपरेशन रहती है, टाइम अच्छे से शेड्यूल बना के रखते हैं और छोटे मोटे नोट्स रहते हैं अच्छे से बना के उसको पढ़ लेते हैं। बाकी बस इतना ही था। बिल्कुल। अब किरण जी, आपसे मैं इसी बारे में चर्चा करना चाहूँगी। जिस तरह से ऋतिक ने भी इस बात को कहा है कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी, आपसे मैं जानना चाहूँगी किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने हैंडल किया? सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ हर तरह के बच्चे हैं, कुछ बहुत लो क्लास मतलब मिडिल क्लास है, फिर थोड़े उससे कि कोई मोबाइल, घर में अगर 3 भाई बहन है तो किसी पे मोबाइल है, अगर मोबाइल लेके तो 3 बच्चे हैं। और पेरेंट्स भी बहुत परेशान क्योंकि उस समय सभी के काम में प्रभावित हुए हैं, तो इतना जल्दी अफोर्ड करना सब करना, तो हम लोगों ने इसमें एक विशेष तरीके से एक प्रैक्टिकल करके देखा कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट करी ही, साथ में कुछ बच्चों के ग्रुप के साथ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनका छोटा सा कुछ टाइम पीरियड्स के लिए क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कराई टीचर्स को कुछ समय के लिए, कि भाई बच्चों को एक डिफरेंट एक बेंच में 2 बेंच छोड़ करके 10-10 बच्चों के समूह के साथ में, कि ताकि बच्चों के जिनके पास मोबाइल्स नहीं हैं या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते तो वो 2 घंटे 1 घंटे के लिए आकर के स्कूल एज ए टीचर्स ने उन लोगों को बच्चों को समझाया है। और इससे हम लोगों को भी वाकई बहुत फ़र्क हुआ है क्योंकि बच्चे बहुत कुछ भूल गए थे, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो ये उस समय हम लोग को करना पड़ा। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द ही इस काल से हम उभरेंगे। और ऋतिक, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट लाइफ के लिए किस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य बिठाना। आप किस तरह से मेंटेन करते हैं अपने स्टडीज़ और साथ ही अपने फिजिकल एजुकेशन को? जैसे अभी तो कंटिन्यू पढ़ना भी थोड़ा फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कंटिन्यू पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर मतलब थोड़ा फिज़िकली फ़िट रहना चाहिए और मेंटली भी फिट रहना चाहिए। जैसे बाहर का अभी इस टाइम में तो फास्ट फूड खाना तो बहुत अच्छा ही नहीं है, ठीक खा सकते ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो एग्ज़ाम टाइम में कहीं कुछ तबीयत पे कुछ असर ना हो जाए। तो बेसिकली बाहर फास्ट फूड को थोड़ा छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बाकी घर के खाने ज़्यादा खाएं, फिट रहें और योगा करें, ध्यान लगाए, थोड़ा मेडिटेशन करें। जी ऋतिक, यूजुअली स्कूल लाइफ में बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि आगे जाकर किस प्रोफेशन में कदम रखने वाले हैं, आपने क्या डिसाइड किया है? मैंने सिविल इंजीनियरिंग करने का सोचा है। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो जिस तरह से किरण जी, ऋतिक का तो गोल काफ़ी क्लियर है, लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, असमंजस की कंडीशन रहती है कहीं ना कहीं, और फैमिली प्रेशर कुछ और कहता है, पीयर प्रेशर कुछ और कहता है। ऐसे बच्चों की करियर काउंसलिंग किस तरह होती है? डेफिनेटली हमारे यहाँ ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स प्रेशर करते हैं कि नहीं आपको तो यही सब्जेक्ट लेना है और इसी फील्ड में आगे जाना है, तो बच्चे बहुत असमंजस में रहते हैं। इसलिए हम लोग एवरी ईयर एक काउंसलर को बुलवाते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, काउंसलर भी होते हैं, बच्चों से बात करते हैं बच्चा किस विषय में ज़्यादा रुचि है, टीचर से ज़्यादा कि भाई बच्चे को किसी को पेंटिंग में, किसी को टेक्निकल डिपार्टमेंट, किसी को प्रैक्टिकल्स में बहुत रुचि होती है, अपना अपना उनका इच्छा होती है कि हमको ये करना, और उस काम में बहुत अच्छे एक्टिव होते हैं, अच्छा काम करके देते हैं। तो हम लोग कोशिश तो यही करते हैं काउंसलर की मदद से, एक्सपर्ट की मदद से, कि उनको सही रास्ता दिखाएं, सही जगह मतलब सही जगह काम करें बच्चे, और एक लक्ष्य को लेकर के अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, एक विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, आगे तक जाते बच्चे। बिल्कुल, यानी कि आपकी तरफ से सारे सहयोग बच्चों के लिए होते हैं और यूजुअली ट्राई करते हैं कि बच्चे एक सही रास्ता पकड़ें। और जिस तरह से हम लोग वंशज समूह की नीतियों के बारे में पहले चर्चा कर रहे थे, सब पढ़े उनमें से ही एक उद्देश्य है। आपसे जानना चाहूँगी कि सब पढ़े सब बढ़े, इस उद्देश्य को आप किस तरह से देखती हैं और हर विद्यार्थी तक इसे पहुँचाने के लिए और क्या करना चाहिए? सब पढ़े सब बढ़े, ये तो हमारे देश की बहुत अच्छी नीति है, और अभी इस मैक्सिमम जगह पर बच्चे पढ़ाई की तरफ बहुत जागरूक हुए हैं, और
आगे देश की, राष्ट्र की उन्नति हो, इसके लिए सबका पढ़ना और सभी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को छोटे छोटे माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो या छोटी छोटी जगह से, बच्चों को कवर करके और उनको किसी भी तरह से छोटी छोटी शिक्षा दिला करके, जैसे छोटे गांव या ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे दूर लगता है उनको पहुँचना, तो ऑनलाइन या किसी ऐसे माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी कई बच्चे ऐसे थे कि जो स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे थे, बिल्कुल, तो हम लोग उनको साधन उपलब्ध कराते हैं कि हमारी तरफ से कि भाई ये हमारी तरफ की बस है, ये आपको लाना और छोड़ना दोनों करेगी। इसी तरह बच्चों को घर में पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, ये हम लोग को जनरली फेस करना पड़ता है बहुत लोगों के साथ में, तो उनको हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, स्कूल में बिठाते हैं, और वो जब पढ़ते हैं और उनके जो छोटे भाई बहन या आसपास के लोग हैं, तो उन लोगों को भी वो लोग उसमें आगे पढ़ाने में बहुत मदद करते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारे स्कूल में ऐसा होता है। इससे हमसे बहुत बच्चे भी जुड़ते हैं, हर तरह के बच्चे जुड़ते हैं, जो उनकी कंडीशन ख़राब है वो भी जुड़ते हैं, उनको भी हम लोग हर तरह से फैसिलिटीज़ देते हैं और बताते हैं उनको कैसे आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल हमारा प्रयास है कि सभी, वाकई सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। देश की और राष्ट्र की उन्नति में ही सबका हित है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा प्रयास है आपका। साथ ही आपसे ये भी मैं समझना चाहूँगी किरण जी, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि पिछले दिनों कोरोना काल रहा, एक काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन बच्चों के लिए, आपको क्या लगता है आगे जाकर किस तरह के फ्यूचर चैलेंजेस बच्चों को फेस करने पड़ेंगे? क्या उनके लिए ईजी होगा उन लोगों से कह सकते कम्पीट करना, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव ज़माना है, आगे जाकर काफ़ी चुनौतियाँ फेस करनी है, किस तरह से देखते हैं इसे? ये बात तो सही है कि कोविड में बच्चों को ऑनलाइन बच्चों ने पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उनको, तो ये है कि बच्चों को खाली बुक्स का ही नॉलेज रह गया। प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को आगे चल के प्रॉब्लम्स तो होगी, तो बच्चों को इसके लिए अभी से, आज से, जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी बोलूँगी मैं, अभी से आज से प्रैक्टिस के साथ में कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है और मुझे इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है या मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसको सर्च करें और उसके लिए क्या नीडेंट है वो बताएं, स्कूल में बताएं, अपने एक्सपर्ट्स को बताएं या अपने पेरेंट्स को बताएं और उसको फॉलो अप करें। हम भी इसीलिए बच्चों को बोलते हैं कि भाई आपको जो भी, जिस भी विषय में, इस विषय में बहुत प्रॉब्लम, हम लोग मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल ही कराया जाए, बच्चों को फील्ड में ही ले जाके वर्क कराया जाए, जिससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, आपको उनको रटवाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, और इस तरह से हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लगातार एजुकेशन जैसे सेगमेंट को हर उस क्षेत्र में पहुंचाया जा सके जहां उसकी ज़रूरत है, जहां बच्चे इस सेक्टर से वंचित हैं। ऋतिक, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूँगी। अब हम सोशल मीडिया पर चर्चा करेंगे। क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? यस मैम, करते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? एक डिस्ट्रैक्शन मानते हैं इसको या फिर अच्छा है? तो मतलब नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली ज़्यादातर। बिल्कुल, यानी कि आप अपनी स्टडीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टडीज़ के लिए करते हैं, और कुछ जैसे ज़्यादा पढ़ लिया तो थोड़े बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक सुन लेते हैं कभी कभी, माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जी। यानी कि आप समझते हैं कि स्टडीज़ के लिए अगर इसका यूज़ हो तो अच्छा है। हाँ। किरण जी, आपकी ओर अब मैं रुक करना चाहूँगी, इसी पर चर्चा करूँगी कि सोशल मीडिया आखिर आजकल बच्चों के लिए एक डिस्ट्रैक्शन है या फिर एक अच्छा सोर्स है जिससे नॉलेज पाई जा सकती है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा सोर्स है। डिस्ट्रैक्शन तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का कार्यक्रम देख रहा है और पेरेंट्स उस पर कितना ध्यान रख रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छा सोर्स है। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा हर फील्ड में कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं किसी से बात कर पाया, खुद भी उसको सर्च करके उसके बारे में सर्च करके काफ़ी चीज़ें जानकारी ले सकता है। और आजकल तो ऑनलाइन का माध्यम गृहिणियों के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए और हर फील्ड के वर्कर के लिए बहुत बेस्ट है। अगर उसका सही सदुपयोग होता है तो बहुत बेस्ट है। उससे बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी जिसके लिए वो भटकते हैं, परेशान होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो किसी भी विषय की जानकारी हो। तो ये बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा माध्यम है बच्चों के लिए और इवन सबके लिए। बिल्कुल। साथ ही किरण जी, अब आपसे रेणु विद्यापीठ के बारे में भी जानना चाहूँगी। किस आइडियोलॉजी के साथ आपका स्कूल काम कर रहा है, किस एथिक्स पर बेस्ड है, आगे जाकर किस तरह की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटीज़ पर वर्क कर रहा है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में हर वर्ग के बच्चे हैं। मतलब
कुछ हम लोग हर तरह के बच्चे लेते हैं और हर उन सभी बच्चों के साथ एक साथ काम करते हैं, एक जैसा काम होता है। उन बच्चों को, जैसे कुछ कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में वीकनेस है, कुछ पढ़ाई में तेज़ है लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ में कम है, तो हम लोग बच्चों के साथ में छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। सपोज़ बच्चों का क्विज़ कंपटीशन रख दिया, बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन रख दिया, छोटे छोटे से ओकेशंस करे बच्चों के साथ में, तो उनका माइंड डेवलप होता है और वो छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं। तो और उसी हम लोगों ने अपने, जैसे बच्चों को डांस सीखना है या सिंगिंग में वो अच्छे हैं, योगा क्लासेस है, और छोटी छोटी जो भी बच्चों की ज़रूरतें हैं हम लोग उसको पूरा करके और बच्चों को सिखा करके और उनको आगे बढ़ाते बच्चों को। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है आप स्कूल और आगे भी इसी तरह से काम करता रहे, यही हमारी उम्मीद है। ऋतिक, आपकी ओर रुक करना चाहूँगी, अंत में अपने जैसे स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जो जिनने PCM लिया है, जैसे वो लोग कर सकते हैं, जैसे जिनका भी गोल सेट नहीं है तो वो अच्छे किसी गाइडेंस से एडवाइस ले ले अच्छी, कि हमें लाइफ में क्या करना है, अपना गोल सेट कर ले जी। अब जैसे अब कहीं गाइडेंस सही नहीं मिल पाते हैं, तो वो 12th के जैसे पास आउट करते तो उस टाइम वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं या कुछ गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते जिसमें वो कुछ कर नहीं पाते आगे। तो मेन तो यही है कि गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, एडवाइस चाहिए। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ किरण जी आपकी ओर मैं रुक करना चाहूँगी, अंत में क्या संदेश स्टूडेंट्स के लिए? कोविड एक बहुत बड़ी समस्या रही ऑल ओवर वर्ल्ड में, ना केवल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो बस हमको इसी के साथ जीना है और सीखना है, छोटी ज़रूरतें बड़ी ज़रूरतों के साथ आगे बढ़ना है। और सभी बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि डरे नहीं, हार नहीं माने और आगे बढ़ते रहें। और अपने जो भी किसी भी, आप लोग देश के निर्माता हो बच्चों, तो किसी भी विषय में कोई भी समस्या हो जी, बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल उसके लिए बात करिए, टीचर से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, हमसे आके बात करिए, या जो आपको बहुत अच्छा लगता है उससे बात करिए और अपने डर को ख़त्म करके आगे बढ़िए। पर हार नहीं मानना बच्चों, बहुत ज़रूरी है ये। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया किरण जी। ऋतिक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ, तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।